हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा सोशल बेसिस ऑफ यूएस और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के सामाजिक आधारों का वर्णन करें। यानी जो सामाजिक व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसका वहाँ की संविधान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और किस हिसाब से वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है या वहाँ की जो संवैधानिक प्रावधान है उनको प्रभावित करने में जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसने अपना रोल प्ले किया है। ओके, तो इसमें पहले नंबर पे जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, जो आधार है, सामाजिक जो आधार है उसमें भौतिक और भौगोलिक पर्यावरण। यदि हम लोग अमेरिका की स्थिति को देखें तो जो मेजर कंट्रीज हैं, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से, तो उसमें जैसे लार्जेस्ट कंट्रीज में 4th नंबर के ऊपर रैंकिंग आती है यूएसए की। और पॉपुलेशन के हिसाब से यदि लार्जेस्ट कंट्री को दुनिया की देखें तो उसमें 3rd नंबर पे आता है अमेरिका का, यानी जनसंख्या भी काफ़ी है। और 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग वहाँ पे 35 करोड़ जो वो लगभग जनसंख्या है यूएसए की। इसके अलावा जैसे प्राकृतिक जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यदि हम लोग देखें तो प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी भूमिका है वहाँ पे और बड़ी संख्या में प्रचुरता है। और खनिज पदार्थों से भरपूर देश है, तो इस वजह से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को एक नया बल वहाँ पे मिला है इसकी वजह से, क्योंकि देश में ही जो खाद्यान्न वगैरह की जो आपूर्ति है वो हो रही है उनकी, वो निर्यात करने की स्थिति में है, उनको आयात करने की नौबत नहीं है। तो एक किस्म से बहुत जो भौतिक जो संसाधन है वो वहाँ पे बड़ी संख्या में जैसे समृद्धि उसी हिसाब से है और पूंजीवादी देश है। और इसके अलावा जैसे यदि हम लोग थोड़ा सा देखें तो अमेरिका वर्तमान में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। अब ये जो शक्तिशाली की परिभाषा है उसका जो बेस बनाया गया है वर्तमान में वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से बनाया गया है कि जो देश जितना आर्थिक रूप से सशक्त है, पावरफुल है, उसको सर्व शक्तिशाली या फिर जैसे महाशक्तियों में उसको काउंट किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति माना जाता है। और तो वर्तमान में जो नेचर से जुड़ी हुई जो वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह या इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो ज़रूर है वहाँ पे, बट इसके अलावा जो जो वहाँ पे भौतिक या जो भौगोलिक जो कारण है तो वो उसकी जो समृद्धि है उसमें सहायक ही सिद्ध हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट अमेरिका को मिला है। ओके, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है अमेरिका के जो निवासी हैं, निवासियों की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे अमेरिका को जो संख्या दी जाती है वो इसको अप्रवासियों का देश कहा जाता है। यानी जो बहुत सारे नागरिक हैं अमेरिका के, वो विभिन्न देशों से आके वहाँ पे बसे हुए हैं, वो पूर्व के ज़माने से आके वहाँ पे बसते रहे हैं। और उसमें यूरोपियन कंट्रीज से भी आए हुए बहुत लोग हैं, जैसे गोरे लोगों की यदि हम लोग बात करें तो वो विशेष तौर पर वो ब्रिटेन से आए हैं, हॉलैंड, नीदरलैंड जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ से आए हैं, स्वीडन है, डेनमार्क जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहाँ से आए हैं। इसके अलावा जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, यानी यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग अमेरिका में गए हैं और उनमें जो मेजोरिटी है वो वाइट मैंस की ही है। ठीक है। इसके अलावा जैसे वहाँ पे लेबर की जब जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ी तो अफ्रीका से बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं। इंडिया से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जो वो रहते हैं, लेकिन अफ्रीकी जो लोग हैं वहाँ पे, तो जो काले लोग हैं तो उन वो जो लोग हैं उनको एक श्रमिक के तौर पे जैसे वहाँ पे अंग्रेज लेके आए थे, तो धीरे धीरे जो उनकी पॉपुलेशन है वर्तमान में वो काफ़ी हो चुकी है और 11% के लगभग जो वो निगरों की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे मिलती है। 87% के लगभग जो है वो वहाँ पे वाइट मैन से गोरे लोग हैं। 1.4% जो वो भारतीय है, इंडियंस हैं जो भारत से गए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे चाइना से, जापान से गए हुए लोगों की संख्या भी वहाँ पे काफ़ी है और यहूदियों की संख्या भी काफ़ी है वहाँ पे किस्म से, जो विभिन्न देशों में जो फैले हुए थे, तो वो जाके जो उन्होंने शरण ली है वहाँ पे। नंबर 3 जो व्यावसायिक विभाजन यदि हम लोग देखें ऑक्यूपेशनल किसी हिसाब से जैसे अमेरिका में है, तो उसमें क्लासेज हैं जो एक तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं जो खेती वगैरह करते हैं, तो कृषक जो किसानी करते हैं जो,
तो फार्मर्स का एक वर्ग है वहाँ पे। इसके अलावा जैसे प्रोडक्शन से जो जुड़े हुए हैं, ट्रेड से जो जुड़े हुए हैं, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन जो कर रहे हैं, इसके अलावा जो व्यापार कर रहे हैं विभिन्न वस्तुओं का, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, इंडस्ट्रीज है जिनकी बिजनेसमैन्स हैं, तो वो जो है इसमें शामिल है। श्रमिक वर्ग है, जो इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका में क्योंकि काफ़ी, तो उन इंडस्ट्रीज में जो लेबर का काम करते हैं वो वर्ग भी वहाँ पे है। इसके अलावा जैसे पूंजीपति वर्ग शामिल हैं, जो बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं अमेरिका के, बड़े बड़े बिजनेस जिन लोगों ने संभाल रखे हैं, या फिर गिने चुने लोगों में, अमीर लोगों में जिनका नाम आता है, आर्थिक जो शक्ति है वो उनके पास ही रहती है, जो अहम जो डिसीजंस हैं अमेरिका में इकोनॉमिक अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो जो लोग लेते हैं, तो पूंजीपति वर्ग की भी एक अलग से जैसे जो हो वहाँ पे उन लोगों की भी क्लास है। ओके, 4 नंबर पे इसमें है जातीय वैरभाव और निग्रो समस्या। यानी हम लोग ये नहीं कह सकते कि अमेरिका यदि विकसित देश है, महाशक्ति है, आर्थिक रूप से मजबूत अगर देश है, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा, वहाँ पे कोई सोशल कोई बैरियर टेंशन्स नहीं होती होंगी। वहाँ पे गोरे और काले लोगों के बीच में जो संघर्ष है वो आज की समस्या नहीं है, वो बड़ी पुरानी उनकी समस्या है। 17वीं शताब्दी में श्रमिकों की समस्या के, यानी श्रमिकों से जुड़ी जो समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि जो गोरे लोग थे उन्होंने जो टफ काम थे वो करने, या जो निचले दर्जे के काम थे वो उन्होंने करने से मना कर दिया। तो इस वजह से श्रमिकों के रूप में लाए काले लोगों को अफ्रीका से। तो उसके बाद जो वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती गई, बट शुरू से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अलग अलग जगहों पे उनको रहना पड़ रहा था, उनकी अलग बस्तियां थी, उनके जो भी जैसे उनके भोजन की व्यवस्था थी, उनके मनोरंजन के जो केंद्र थे वो अलग होते थे। यानी कुल मिलाकर रंग भेद की जो नीति थी, नस्लीय भेदभाव की जो नीति थी, वो अमेरिका में पनपी, और जिसकी वजह से फिर वहाँ पे 1861 में फिर सिविल वॉर हुआ है, गृह युद्ध हुआ है। और गृह युद्ध जो है वो कई साल चला। गृह युद्ध के बाद फिर 1865 में जो है दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि पहले काले लोगों से दासों के रूप में काम लिया जाता था। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी उन्होंने प्रोसेस करी है, कि जो भी राइट्स हैं देश में, उन राइट्स में बराबरी का दर्जा हो, काले लोगों को भी गोरे लोगों के बराबर में जो हो वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उनको वोट डालने का अधिकार हो, उनको अपनी बात रखने का अधिकार हो, उनको सही जीवन यापन का अधिकार हो, आर्थिक सुरक्षा उनको मिले। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान सरकारी तौर पर भी, संवैधानिक तौर पर भी वहाँ पे किए गए हैं। ओके, तो इसने भी जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, राजनीति, उसको काफी प्रभावित किया है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिलीजियस लाइफ। यदि हम लोग एक नेचर की देखें तो अमेरिका जो हो सेक्युलर स्टेट माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है, लेकिन मेजोरिटी जो वहाँ पे है वो क्रिश्चियंस की है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ईसाई धर्म में 2 शाखाएं हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है प्रोटेस्टेंट धर्म की, के जो लोग हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जो ब्रांच है उसके जो है। रोमन कैथोलिक के 21% वहाँ पे है। मोर्मोन एक धर्म है, उसको 2% है। जो अनएफिलिएटेड हैं 28% लोग, यानी 28% लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो कोई भी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो किसी तरह के कोई स्पेसिफिक कोई पूजा पद्धति से जुड़े हुए नहीं है, कोई प्रेयर वगैरह नहीं करते हैं, कुछ उनका कोई धार्मिक गतिविधि में कोई उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैविस हैं जो एक किस्म से जो यहूदी हैं 2% वहाँ पे हैं, और 1-1% जो वो हिंदू मुस्लिम और बौद्ध की संख्या वहाँ पे है। इसके अलावा 2% जो है वो, ये लेटेस्ट डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, अदर रिलीजन वहाँ पे रह जाते हैं। तो धर्म के आधार पर स्टेट जो है वो किसी हिसाब से भेदभाव नहीं कर रही है, जैसा मैंने बताया आपको। सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है। राज्य की तरफ से कोई धर्म थोपा नहीं गया है जनता के ऊपर कि आपको ये धर्म मानना पड़ेगा। अपनी मर्जी से जो जिसको ठीक लग रहा है वो उस धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, उनकी पूजा पद्धतियों में वो लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये धार्मिक जीवन जो हो इसी हिसाब से है। नेक्स्ट आता है बहुलवादी समाज, प्लूरलिस्ट सोसाइटी है। प्लूरलिस्ट, एक तो डेमोक्रेसी में बिलीव है उन लोगों का, और
प्लूरलिस्ट का सीधा मतलब क्या होता है कि जो राज्य के अलावा अन्य जो संघ समुदाय हैं उनकी भी भूमिका स्वीकार करी गई है। ऐसा नहीं है कि राज्य ही स्ट्रोंग है जैसा साम्यवादी देशों में होता है। बाकी की भी जो कम्युनिटीज हैं उन सभी का सोसाइटी में एक रोल है। तो उस रोल की स्वीकार्यता है, लोग उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे साम्यवादी विचारधारा के वो बिल्कुल आलोचक हैं। इसके अलावा जो है वो डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशंस है उनको जो वो ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं। इसके अलावा जैसे जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन का है, एग्रीकल्चर है, व्यापार है, उद्योग है, धर्म है, कला है, विज्ञान है, उसमें जो है वो कंपटीशन को लाइक करते हैं लोग, और स्टेट की तरफ से ज़्यादा जो है वो बंदिशें प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो है फ्रीली कंपटीशन के जो हो वो एक किस्म से उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें आता है अमेरिका में स्त्रियों की जो स्थिति है। यदि हम लोग वुमेन्स के रिगार्डिंग बात करें तो राइट्स का जहाँ तक सवाल है तो बराबर के राइट उनको मिले हुए हैं। 1920 में जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे मिल गया था, स्त्रियों को भी वोटिंग का राइट मिल गया था। हालांकि बाद में वो छीन लिया गया था, तो दोबारा जो वो बहाल हुआ है जाके। तो इस हिसाब से उनको, बट फिर भी जो अदर जो सिविल राइट्स हैं उनमें बराबरी का दर्जा एक किस्म से मिला हुआ है वहाँ पे। और लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर, मेल फीमेल्स के बेस पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है। यदि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये जो परसेंटेज है, ये जो रेशो है वो बढ़ रहा है। और हिलेरी क्लिंटन रही जैसे सीनेटर भी थी, सीनेट की सदस्य भी रही पूर्व में वो। इसके अलावा जैसे फॉरेन मिनिस्टर रही जिस टाइम पे बराक ओबामा राष्ट्रपति होते थे यूएसए के। और फर्स्ट वुमन नॉमिनेटेड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उनके कंपटीशन में उनके जो प्रतिद्वंदी थी वो थी हिलेरी क्लिंटन। और 2016 से पहले कोई भी ऐसी वहां पे महिला नहीं रही जिसने कोई किसी पार्टी ने जिसको अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया हो, पॉपुलर वोट जो हो उनको मिले हो। तो इसी हिसाब से ये भी एक बड़ी बात थी, महिलाओं की बढ़ती हुई एक किस्म से परसेंटेज। कमला हैरिस वर्तमान में वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है और अब तक की पहली महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। इसके अलावा पहली एशियन अमेरिकी महिला और पहली अफ्रीकन अमेरिकी महिला है जो इस पद के ऊपर एक किस्म से आई है, उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। तो ये भी बड़ी बात है वहाँ पे। तो धीरे धीरे जो महिलाओं की जो स्थिति है वो राजनीति में भी जो हो वो एक किस्म से ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट है जनसंचार के साधन, मीन्स ऑफ जो मास मीडिया है वहाँ पे। अब मास मीडिया में जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स आपके, मैगजीन्स हैं, बुक लिख सकते हैं आप, बड़े बड़े थिंकर्स जो हैं वो बुक्स लिखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वर्तमान में इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है। मूवीज हैं। इसके अलावा जैसे यदि हम लोग बात करें तो रेडियो काफ़ी लोगों के द्वारा अमेरिका में वर्तमान में भी पसंद किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी चैनल्स हैं, प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तो मीडिया जो है वो सरकार को कंट्रोल रखता है, उसके ऊपर प्रेशर रखता है। और जो भी जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो पोस्ट है बड़ी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। लेकिन वहाँ के जो मीडिया, स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउसेज वहाँ पे हैं और डायरेक्ट जो हो वो क्वेश्चनिंग होती है यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ। पर्सनल जो उनकी लाइफ है उससे जुड़े हुए, पब्लिक जो उनका स्फेयर है, सार्वजनिक जो लाइफ है उनकी, उससे जुड़े उनके डिसीजंस के ऊपर जो फ्रीली जो है वहाँ पे मीडिया अपना एक किस्म से दबाव रखता है सरकार के ऊपर, सरकारी तंत्र के ऊपर।
मेन यदि हम लोग बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द वाशिंगटन पोस्ट है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, यूएसए टुडे है, तो ये मेन न्यूज़पेपर्स है वहाँ पे। मैगजीन्स में से टाइम पत्रिका है, टाइम मैगजीन्स बड़ी फेमस है, बड़ी पॉपुलर है पूरी दुनिया में। न्यूज वीक है या द अटलांटिक, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी पत्रिकाएं, टीवी चैनल्स वहाँ पे हैं। और बड़े बड़े फर्म के तौर पे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज की मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पे, जो पूरा जो हो वो प्रेशर रखते हैं, और जो सरकारी कार्यों की छानबीन है, आलोचना है, तो वो बड़ा एक किस्म से सरकार को भी बड़ा डर रहता है उनका। ओके, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें समानता की दुहाई, परंतु व्यवहार में असमानता, ये बड़ी बात है कि अमेरिका जो हो दावा तो ये करता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें पब्लिक को मिली हुई है, हमारे यहाँ पर समानता ज्यादा है, हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता ज्यादा है, हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियल में मेल और फीमेल्स के बीच में भी वहाँ पे भेदभाव है, डिफरेंसेज हैं बहुत ज्यादा, सुविधाओं के डिफरेंसेज हैं, राइट्स के डिफरेंसेज हैं। इसके अलावा वहाँ पे सोसाइटी में श्वेत और अश्वेत का मुद्दा बहुत बड़ा है। और पीछे बराक ओबामा के कार्यकाल में भी वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई, जब श्वेत और अश्वेत एक दूसरे के सामने थे, संघर्ष हुए, वहाँ पे हिंसा हुई, दंगे हुए। इसके अलावा जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस टाइम पे राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका पूरा होने वाला था, तो उस टाइम पे भी बड़ी घटनाएं वहाँ पे रही है, और उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा वहाँ की सोसाइटी के ऊपर। तो ट्रंप इलेक्शन हार गए, तो उस टाइम पे भी गोरे और काले लोगों के बीच में बड़े स्तर पर जो हो वो हिंसा हुई। ओके, तो ये जो एक कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ पर ही सबसे ज्यादा सफल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असमानताएं जो है वहां पर भी मौजूद है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण पर परिवार का प्रभाव, ये जिस टाइम पे वोटिंग बिहेवियर एक किस्म से परखा जाता है, उसका एनालाइज किया जाता है कि जो मतदान व्यवहार है उसमें ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो पेरेंट्स जिस लीडर को, जिस पार्टी को लाइक करते हैं, तो बच्चे भी जो हो वो उसी पार्टी को, उसी नेता को लाइक करते हैं, उसी को वोट दे रहे हैं। तो राजनीतिक जो समझ है लोगों की, पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल जो फेवर है, विरोध है, जो राजनीतिक रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा जो फैक्टर काम कर रहा है वो है फैमिली की जो राय है, जो मत है। यानी परिवार का अगर किसी एक पार्टी को लाइक करता है तो सारे जो जो भी आगे संतान है वो उसी पार्टी को लाइक करते हैं। तो इस इट मीन्स जो फैमिलियर जो बैकग्राउंड है उसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पे। तो परिवार की जो राय है वो ज्यादा प्रमुखता के साथ लोग मान रहे हैं, राजनीतिक अगर कोई उनको फैसला लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अमेरिका की जो सामाजिक जो आधार थे संविधान के, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, थैंक यू।